बाज़ार के रुख को बदल के 3 हफ्ते हो गए और इन 3 हफ्तों में हमने देखा कि जो ये गिरावट आई है निफ्टी में, ये 10% से भी कम आई है। इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल डिक्लाइन। मैंने काफ़ी हिस्ट्री जांचा, देखा कि किसी भी मेजर टॉप से जो सबसे पहला डिक्लाइन आया कभी भी इतना कम शायद ही आया होगा। ये इसलिए हुआ कि वॉलेटिलिटी कंडीशंस काफ़ी लो हैं, ये इसलिए हुआ कि रोटेशन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है, या ये इसलिए हुआ कि ऑप्टिमिज्म जो है भारतीय निवेशकों का वो इतना ज़्यादा है कि थोड़े से भी गिरावट में वो ख़रीदते जा रहे हैं। सच बात तो ये है कि इट इज़ अ मिक्स ऑफ ऑल ऑफ दीज 3 रीज़न्स। ये सब रीज़न्स, ये सब जो कारण हैं, ये एक साथ काम कर रहे हैं और शायद इसलिए हमने ऐसा देखा। बट ऐसा कभी मैंने अपने करियर में नहीं देखा है, क्योंकि जब भी कोई बहुत ही मेजर हाई बनता है, और भारत के बाज़ार में तो ऐसा होता था कि यूफोरिया जो है एक कंटिन्यूड वन साइडेड मूव में आता था एंड में, जो कि हमने 92, 2000, 2008 में देखा है। और फाइनल यूफोरिक मूव के बाद सब कुछ एक साथ नीचे की तरफ भागने लगता था। परंतु 2018 और 2020 में हमने एक नया तरीका देखा, और मुझे शायद लगा वो नया तरीका शायद वन ऑफ था, एक बार ऐसा हुआ। परंतु पिछले एक साल ने हमें ये सिखाया है कि कभी कभी जो हैं जो बिहेवियरल चेंजेस हैं वो काफ़ी परमानेंट हो जाते हैं। तो ये शायद एक नया चेंज ही नहीं था, बट इट वाज अ चेंज इन दी एनवायरनमेंट इन टर्म्स ऑफ हाउ द मार्केट्स बिहेव, किस तरह का वातावरण रहता है और किस तरह डिस्ट्रीब्यूटिव पैटर्न जो बनते हैं वो हमें फिर से बाज़ार ने एक नई तरीके से सिखाया। ये शायद टेक्स्ट बुक्स में हमने ज़रूर पढ़ा है कि डिस्ट्रीब्यूशन फेजेस होते हैं, लंबे दौर तक चलते हैं, अलग अलग सेक्टर्स इसमें पीक आउट होती हैं, शायद दूसरे मार्केट्स में देखा गया हो, बट भारतीय बाज़ार में ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। तो जिनकी काफ़ी सालों से रिसर्च है या एक्सपीरियंस है बाज़ार में, उन्होंने इस तरह का कभी देखा नहीं होगा कि एक साल तक पीकिंग प्रोसेस चल रहा है, जहाँ की अलग अलग सेक्टर्स अलग अलग समय पे पीक हो रहे हैं। जैसे कि स्मॉल कैप और आईटी सेक्टर पिछले जनवरी में पीक आउट हो गए, वहाँ से 30-40% गिरावट आ गई आईटी सेक्टर में। मेटल सेक्टर्स अप्रैल में टॉप आउट हुए तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़ोर से गिरावट आई, जो कि जिन्होंने काफ़ी रिट्रेस कर लिया है इस बार नीचे से ऊपर की तरफ, बट आईटी सेक्टर में उतना रिट्रेसमेंट नहीं आया। दूसरे कुछ सेक्टर्स हैं जो मार्केट जब गिर रहा था वो परफॉर्म कर रहे थे, जैसे कि ऑटोज़। अप्रैल और जून के बीच में ऑटो सेक्टर ने ऊपर का रुख पकड़ा, जबकि बाकी का बाज़ार नीचे की तरफ जा रहा था। तो ऐसे ही हमने टॉपिंग आउट प्रोसेस, पावर, कैपिटल गुड्स पिछले 2 महीनों में पीक आउट हुए, और पिछले 10-15 दिन में बैंकिंग, स्पेसिफिकली पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड सम ऑफ दी PSU स्टॉक्स ने नए हाईज़, 52 वीक हाईज़ हिट करे, और फिर अभी वो रोल ओवर हो रहे हैं। तो मेरा सेंस है ये एक लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ है, ये एक वन ऑफ नहीं था। ये ऐसा नहीं है कि नई तेज़ी शुरू होगी, जो कि कई लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, अभी भी करेंगे और इस वीडियो के बाद भी बोलने वाले नहीं थे। ये तो ऑब्वियस है मुझे, मतलब उनका काम ही ये है कि बाज़ार को ना समझो। कोई 30 साल से इस चीज़ की पहचान करने में लगाया हुआ है, वो आपको कुछ चीज़ें बता रहा है, तो उसको ज़रा सोचिए और समझिए। गलत कोई भी हो सकता है, बाज़ार में 100% राइट कोई कभी नहीं होता है। हम अपने एक्सपीरियंस से बात करते हैं, मैं भी बहुत बार गलत हो चुका हूँ, कल भी हो सकता हूँ, पिछले 6 महीने में भी कई बार हुआ हूँ। बट सवाल ये उठता है कि आप कितने बार सही थे, और जब सही थे आपने कितना उसमें काम किया और उसमें से कितनी कमाई आप निकाल पाए। वो जो है ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस एंड ऑफ द डे बताता है आपको। तो अगर आपका परफॉर्मेंस बिल्कुल ही नेगेटिव जा रहा है तो फिर बहुत दुखी की बात है। बट अगर आप ऐसे भी इन्वायरमेंट में, अप डाउन मार्केट में मैनेज कर रहे हैं अच्छे से, तो आपने काफ़ी कुछ अपने आप सीख चुके हो। तो बहुत जानने की बात है और समझने की बात है। तो ऐसा तो नहीं है कि किसी को भी सब कुछ एक साथ आता है, और ऐसा भी नहीं है कि सब लोग के व्यूज़ सेम हर समय रहें। फिर भी अलग अलग लोग अपने अपने सक्सेसेस क्रिएट कर सकते हैं और अचीव कर सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ चल रहा है हमारे बाज़ार में कि वेरिड ट्रेंड है ये काफ़ी। कुछ लोगों के लिए डिफ़िकल्ट मार्केट हो सकता है, बीच बीच में पेशेंस खा जाता है, क्योंकि हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि एक मूव बने। जैसे कि 15,000 से 18,000 का जब मैंने तेज़ी कैप्चर किया, उसके बाद मैं सोच रहा था कि शायद 18,200 के ऊपर नहीं जाएगा, बट उसके ऊपर स्ट्रेच हो गया। सिमिलरली इनफैक्ट 17,200 तक मैं सितंबर की बात कर रहा हूँ, तो उसके आगे भी थोड़ा स्ट्रेच हो गया 17,600, 700, और फिर वहाँ से फिर नीचे आया, और वो भी उसने अपना समय लगाया। अगस्त से लेके सितंबर पूरा 1 महीना खा के
फिर वो नीचे की तरफ आया और फिर भी उतना नहीं गिरा जितना हम सोच रहे थे। दोबारा सेम चीज़ हुई, एक्सट्रीम नेगेटिव सेंटिमेंट, शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड हो गए। मैंने बोला शायद छुट्टी के बाद मैं वापस आया स्विट्ज़रलैंड से और लगा शायद फिर से शॉर्ट स्क्वीज़ होगा, तो 17,000 से लेके 18,000 तक की तेज़ी पकड़ ली। बट 18,300 के ऊपर नहीं देख रहा था और ये गया 18,900 तक ऑलमोस्ट। तो ऐसे जो बीच में जो अब वो खींचने का जो समय है वो 1-2 महीने अगर निकल गए, नवंबर दिसंबर आपका निकल गया काफ़ी, तो पेशेंस खा जाता है। अब ऐसे भी इस बार पेशेंस खाया इसने कि दिसंबर 1 को टॉप बना, वहाँ से लग रहा है उसके एक हफ्ते के अंदर मैंने लॉन्ग शॉर्ट रिपोर्ट लिखा, बाज़ार ज़रूर नीचे है बट यहाँ से 10% भी नहीं गिरा है। कुछ लोग खुश हो रहे हैं कि हाँ आप सही हो गए, मुझे इतनी खुशी नहीं है क्योंकि दिस इज़ हार्डली अ विक्ट्री लैप। You have not even fallen 10%. To call this even a bear market is, very, very difficult. I mean, to call it that your view played out. It is a bear market, no doubt about that. People will say, how can you call it a bear market? It's not fallen 20%. 20% तो गिरा ही नहीं। 20% गिरना is not the definition of a bear market. It is the internal behavior and the macro standpoint that allows you to take a view कि भैया 20% भी गिर सकता है। अगर उतना नहीं गिरेगा, अगर उसके अंदर अगर कंसोलिडेशन होकर बाजार ऊपर जाने वाला है तो मैं ज़रूर उसको बेयर मार्केट ना बोलता। बट ये रिस्क्स मैंने पहले इग्नोर किए अप्रैल तक, बट उसके बाद मुझे लगे कि शायद रिस्क्स एलिवेट हो गए हैं स्पेसिफिकली यूएस मार्केट के, और इनको नज़रअंदाज करना ज़रूरी नहीं है। मतलब हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कई लोग कर रहे हैं क्योंकि शॉर्ट स्क्वीज़, मतलब सबको समझ में आया कि मंदी का दौर है, सब ने बहुत शॉर्ट किया और इसीलिए 15,200 से 18 भी आया और 17 से अभी 18,900 तक भी आया, क्योंकि नेगेटिव सेंटिमेंट को मार्केट ने स्क्वीज़ किया और उसको चेंज किया पॉजिटिव के साइड। इसलिए लोग पहले मेरे साथ नेगेटिव में थे, अभी कई लोग ट्रोल भी कर रहे हैं कि नहीं पॉजिटिव ही है, 19,000 होगा, 20,000 होगा, 21,000 होगा कि नहीं कोई नहीं जानता। पिछले एक हफ्ते में कई लोग ने पैनिक किया है। ये फ्राइडे शायद काफ़ी सेलिंग हुई है स्पेशली ट्रेडर्स के ट्रेडिंग सर्कल्स के अंदर, क्योंकि छुट्टी का मौसम आ रहा है, कई लोग हॉलीडेज़ पे जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं और कोई भी लॉन्ग पोजीशंस लेके नहीं जाना चाहता है। दैट इज़ द ट्रेडिंग कम्युनिटी। ट्रेडिंग कम्युनिटी का आना जाना बनता रहेगा। मैं भी बुल बेयर बन चुका पिछले 6 महीनों में। मैंने बोला दल बदलू बनो और दल बदलू खुद भी बना, परंतु लॉन्ग टर्म व्यू लेना एक बहुत ही अलग काम है। और जब हम लॉन्ग टर्म व्यू लेते हैं तो ये सोचना पड़ता है कि ये सिर्फ एक कंसोलिडेशन है कि ठीक है करेक्शन के बाद भी नई तेज़ी क्या न्यू हाइस तक चलती जाएगी और सालों तक चलेगी कि नहीं। तो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो बात ये है, ट्रेडिंग तो बाजू में रख दीजिए, बट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट साइकिल है वो अप्रैल के बाद मुझे लगा शायद रिस्क में आ गया है, पहले ग्लोबली, और अगर ग्लोबली आया है तो भारतीय बाज़ार पे भी उसका हिट आएगा। अब जून के बाद शॉर्ट स्क्वीज़ हुआ है, बट मैक्रो एनवायरनमेंट क्या चेंज हो गया? क्या इंटरेस्ट रेट के दर बढ़ने बंद हो गए? लिक्विडिटी टाइटनिंग, जो कि सेंट्रल बैंक्स ने एक थीम समझ लिया कि हमें ये करना ही है क्योंकि हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाना है, और हमने काफ़ी ईजिंग पॉलिसी रखी है 10-12 साल, मतलब 2009 से लेकर 2022 तक, ये काफ़ी लंबा दौर होता है। पहले 6-7 सालों में उनका ये दौर ख़त्म हो गया था। पिछले बार 2000 से 2007 तक उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए, हाउसिंग बबल पॉप हो गया और मंदी का एक दौर आ गया। इस बार ये काफ़ी लंबा चला है, 2009 से लेकर 2022, मतलब ऑलमोस्ट 13 ईयर्स, सो लॉन्गर देन 7 ईयर्स, ऑलमोस्ट ट्वाइस द अमाउंट ऑफ टाइम। सो व्हेन यू स्पेंड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ टाइम इन अ बुलिश साइकोलॉजी, तो एंड में यूफोरिया इज़ ऑफ अनदर लेवल। तो दैट इज़ व्हाट यू आर सीइंग राइट नाउ। एक अलग ही लेवल का यूफोरिया जो है इन्वेस्टर्स में, निवेशकों में देखा जा रहा है, जो कि मैक्सिमम सिप फ्लोज में देखा जा रहा है। बट मैं इन सब चीज़ों को अंदाज भी करता हूँ जब तेज़ी आती है। लोग कह रहे थे कि इतने सारे अकाउंट्स खोल रहे हैं, डीपी अकाउंट्स खोल रहे हैं, एनएसडीएल अकाउंट्स देखो, सीडीएसएल अकाउंट्स देखो। ज़रूर वो हुआ मई, जून, जुलाई 2020, जबकि इट वाज द बिगिनिंग ऑफ द रैली। मैंने उस चीज़ को नज़रअंदाज किया क्योंकि हर डेटा पॉइंट को हम लोग अगर एक्सट्रीम सेंटिमेंट लेके बैठ जाएंगे कि नहीं भाई इसका मतलब मंदी ही है, तो फिर आप कभी खेल नहीं पाओगे। तो कभी कभी वी हैव टू ऑल्सो पे अटेंशन टू द स्ट्रेंथ ऑफ द सेक्टर्स एंड द अंडरलाइंग पैटर्न्स दैट हैव डेवलप्ड एंड मैक्रो फैक्टर्स लाइक द डॉलर। तो मुझे लगा था कि डॉलर का मंदी का दौर है, 1 साल तक चला, उसमें मेटल स्टॉक 6 गुना बढ़ गए। तो आई हैड रिटन द रिपोर्ट विच इज़ द रिफ्लेशन ट्रेड। अब यही रिफ्लेशन ट्रेड अपने आप में घूम गया और हमें खाने लगा। काफ़ी समय तक डाइवर्जेंस था, मतलब डॉलर इंडेक्स भी ऊपर जा रहा था और मेटल के स्टॉक्स भी जो हैं कुछ गिर चुके थे, स्टील के जैसे, बट दूसरे जो हैं एल्यूमिनियम, हिंडाल्को, नैल्को जैसे कंपनियां हैं,
ये फिर भी खड़े हुए थे, इसलिए मेटल इंडेक्स जो निफ्टी मेटल इंडेक्स है या बीएसई मेटल इंडेक्स है, इसने वापस न्यू हाइज अप्रैल तक बनाए। बट उसके बाद मुझे लगा कि शायद इनका मोमेंटम एग्जॉस्ट हो रहा है, क्योंकि कहीं पे ये बहुत अच्छे से चल नहीं पा रहे, एंड दैट इज़ वेयर आई गिव अप। सो इवन दो द डॉलर वॉज राइजिंग, इवन दो अदर फैक्टर्स आर देयर, मुझे पता है कि कब उन फैक्टर्स को इग्नोर करना है, मैंने किया जब तक कि ये पूरी तेज़ी का रुख बदला नहीं। एक बार बदल गया तो अब मैं उसको बदल नहीं रहा हूँ, क्योंकि जब तक ये अंडरलाइंग फैक्टर्स नहीं चेंज होते हैं। अब लोग कहेंगे आपने फैक्टर्स इग्नोर किए तो इस बार क्यों नहीं इग्नोर करते हो। ये है डिबेट बेसिकली ट्विटर पे, जो ट्रोलो और लोगों का डिफरेंट ओपिनियंस में, ट्रोल ही नहीं बोलूँगा, कुछ लोग के अलग ओपिनियंस हैं। आपने ठीक है स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ले लिया तो झगड़ा मत करो, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आप मेरी भी बात सुनो, दोनों एक दूसरे का सुनेंगे तो शायद दोनों में से कोई कुछ सीख जाएगा। मैं तो बहुत शांति से सुनता हूँ, पर लोग झगड़ने लगते हैं कि नहीं अभी ऐसा ही होगा। ज़रूरी नहीं है, मैं मानता हूँ मेरा भी गलत हो सकता है, शायद मैं जो बोल रहा हूँ नहीं है, बट मैं मैक्रो फैक्टर्स को एक बार ध्यान में रख के अगर बैठ गया हूँ कि नहीं अब जो गिरावट आ रही है ये मैक्रो फैक्टर्स के साथ आ रही है, मतलब इंटरेस्ट रेट के दर बढ़ रहे हैं, लिक्विडिटी कंडीशंस टाइटन हो रहे हैं, डॉलर का जो भाव है वो बढ़ रहा है, शायद रुका हो। पिछले 2-3 महीनों में हमने डॉलर इंडेक्स में काफ़ी शार्प करेक्शन देखा, बट द लार्जर ट्रेंड माइट नॉट बी ओवर, क्योंकि लिक्विडिटी कंडीशंस आर टाइटनिंग। तो डॉलर को ऊपर की तरफ कौन भगा रहा था, चलो इसी की बात करते हैं। भगाने वाला एक ही था, वो था यूएस सेंट्रल बैंक। इंटरेस्ट रेट की दर बढ़ा के उसने डॉलर को स्ट्रॉन्ग किया। अच्छा डॉलर है क्या, पहले सबसे पहले डॉलर तो इज़ अ क्रॉस रेट, इट इज़ डॉलर वर्सेस येन, डॉलर वर्सेस यूरो, और सबके वेटेजेस हैं। तो डॉलर इंडेक्स जब आप स्टडी करते हो 55% 55% वो उसमें यूरो का वेटेज है, बाकी 15% शायद येन का होगा, और दूसरे हैं फिर क्रोना, स्विस फ्रैंक, ये सबको मिला के पूरा वो इंडेक्स बन जाता है। तो इस इंडेक्स में यूरो का सबसे बड़ा खेलने का काम है। 50% जब आपने उसको वेटेज दे दिया, तो आप बोलोगे कि अगर डॉलर बढ़ रहा है तो आपको ये भी देखना है कि डॉलर और यूरो दोनों के बीच में क्या हो रहा है। डॉलर के साइड यूएस इज रेजिंग इंटरेस्ट रेट्स, यूरो के साइड वो कह रहा था नहीं हमें तो बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, हम तो बॉन्ड्स खरीदते जाएंगे और इंटरेस्ट रेट का दर भी नीचे रखेंगे। 1 साल तक उन्होंने ये किया। जापान ने भी ये किया, बोला इन्फ्लेशन ज़्यादा नहीं है हमारे यहाँ, 0.25 पे हमारा यील्ड कर्व कंट्रोल लगा हुआ है, मतलब इसके ऊपर दर जाने नहीं देंगे, बैंक खड़ा है, जितने बॉन्ड्स है 0.25% पे हम लोग खरीद लेंगे। तो उन्होंने इस एक लेवल रखा। तो इसका ये मतलब है कि दोनों कंट्रीज़ ने अपनी करेंसीज़ को वीक रखा, इसलिए डॉलर बढ़ रहा था। वो एक हफ्ते में, पिछले एक हफ्ते में ये पूरा पैटर्न बदल गया है। इसमें ऐसा हुआ कि यूरोप ने बोला नहीं हमें अभी, और वो जून से भी बोल रहा है कि हमें शायद रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे, 1 बार बढ़ाया 2 बार बढ़ाया, और इस बार उन्होंने बोला भाई रेट भी बढ़ाना है और क्वांटिटेटिव टाइटनिंग भी करनी है। जापान अभी भी रुका है, कह रहा है ये हमने 25 से 50% तक ये यील्ड कर्व कंट्रोल अपना बढ़ा दिया है, हम अब 50 बेसिस पॉइंट्स पे सब बॉन्ड्स खरीदेंगे, बट हम बॉन्ड्स भी खरीदते रहेंगे। उन्होंने अभी नहीं बोला कि हम बॉन्ड बाइंग बंद करेंगे, यूरोप ने ज़रूर अभी बोल दिया है। जापान तो बोल रहे हैं हम और भी ज़्यादा खरीदेंगे, 19 ट्रिलियन येन, मतलब $67 बिलियन वर्थ ऑफ बॉन्ड्स हर महीने खरीदेंगे। तो येन को अभी भी आप एक तरह वीक भी रखोगे और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा रहे हो, शायद इसलिए कि कुरोदा के कुछ ही जो उधर के सेंट्रल बैंक हेड हैं उनके शायद 3 या 6 महीने बाकी हैं, उसके बाद शायद नया हेड आएगा, उसके खुद नए ओपिनियंस हो गए, वो शायद पॉलिसी चेंज भी कर दे। ये एक लास्ट स्टेप इन्होंने लिया कि ठीक है थोड़ा सा दर बढ़ा के जाता हूँ ताकि लोग मुझे बुरा भला ना बोलें, इन्फ्लेशन का दर 3.5% तक पहुँच गया है या उसके ऊपर निकल गया है। तो बेसिकली क्या हो रहा है इधर कि पहले सिर्फ यूएस इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहा था, दूसरे वीक रख रहे थे, तो डॉलर तेज़ी से भाग रहा था। अब सब लोग इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं, यूएस भी बढ़ा रहा है, जापान भी बढ़ा रहा है, यूरोप भी बढ़ा रहा है। यूएस शायद बढ़ाते बढ़ाते मतलब स्लो मोशन में बढ़ाएगा, अभी 75 से 50, फिर 50 से 25 करेगा। लोग बोलेंगे हाँ कम कर रहा है, शायद इंटरेस्ट रेट का दर कम होने वाला है, शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मार्केट्स भाग जाएंगे, शायद वो QE भी कल शुरू ही कर देगा। पावल बोल रहा है नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, बट किसी को सुनना ही नहीं। ये तो ब्यूटीफुल मोमेंट है, ये इसी को यूफोरिया बोलते हैं। जब हम यूफोरिया ये होता है जब हम कही हुई बात को भी नहीं मानते, हम कहते हैं सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, वो कह रहा है नहीं हमें ऐसे करने वाला हूँ, एक बार नहीं अगस्त से बोल रहा है, हर मीटिंग पे और हर प्रेजेंटेशन में जब वो करता है वो बोल रहा है मैं ऐसा करूँगा। लोग सोच रहे हैं वो झूठ बोल रहा है लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा है कि श्री पावल कंडीशंस को बढ़ाएगा, अगर धीरे भी बढ़ाएगा बट उसको टाइट ही रखेगा। और अभी उसके साथ यूरोप भी टाइट रखने वाला है, जापान भी टाइट रखने वाला है। और अगर आप इंडियन सेंट्रल बैंक गवर्नर की बातें नहीं सुन रहे थे पिछले तो
यूट्यूब पे है, जाके दोबारा सुनिए, थर्ड टाइम सुनिए, क्योंकि शायद एक बार में नहीं समझ में आएगा। जिसको बहुत ही तेजी दिमाग में भर गई है उसको नहीं समझ में आएगा कि आरबीआई गवर्नर बोल रहा है कि हमें भी लिक्विडिटी कंडीशंस टाइट करने हैं। हमने जो एक्सेस लिक्विडिटी क्रिएट किया था पैंडेमिक में, अभी भी 1-1.5 लाख करोड़ रुपए की एक्सेस लिक्विडिटी घूम रही है, उसको भी हम कम करेंगे और इंटरेस्ट रेट का दर हम बढ़ा रहे हैं, आगे भी शायद बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि ही कैन नॉट कीप रेट्स फार बिहाइंड व्हाट द वर्ल्ड इज़ डूइंग। द डिफरेंस हैज़ बिकम द लार्जेस्ट एवर। जो यूएस और जो ग्लोबल रेट्स हैं, पहले तो लंदन इंटरबैंक रेट था, उससे कंपेयर करते थे कि भाई उतना उधर रेट है तो भारत की जो कंपनियां उनको अगर बोरो करना है, इट वुड बी लंदन इंटरबैंक रेट प्लस सम अमाउंट 3% 5% जो भी है। अब ये गैप बहुत बड़ा हो गया है, जो कि कभी हिस्टोरिकली था ही नहीं। कोई हमें इस गैप पे लेंड करेगा? शायद नहीं लेंड करेगा, बोलेगा नहीं द रिस्क इज़ टू मच, क्योंकि हम इसमें प्राइसिंग ही नहीं कर रहे हैं, करेंसी मार्केट रिस्क। और बाहर अगर मुझे ज़्यादा यील्ड मिल रहा है तो करेंसी मार्केट रिस्क विदाउट प्राइसिंग है। अगर मुझे यूएस में 4% मिल रहा है, मैं बोलूँगा 4-5% तो इंडिया का करेंसी हेजिंग कॉस्ट है, तो उसको +5 कर दो, तो 5 और 4.5 सीधा 9.5 तक हो गया। 9.5% आप दे दो तो हम भारत में पैसा लेके आते, नहीं तो आप रहने दो भैया। ये इस तरह होती है बातें, इस तरह होती है सोच विचार कि हम दूसरे मार्केट में, दूसरे बाज़ार में पैसा लगाएंगे कि नहीं, क्योंकि करेंसी रिस्क इज़ एट टॉप ऑफ द माइंड। आप बोल सकते हो कि नहीं, इंडिया में कोई करेंसी रिस्क नहीं है, गवर्नर ने $100 बिलियन बेचा है, अगले साल और 500 बेच ही देगा। ये कौन सी अक्लमंदी की बात है? चलो आपके एक्सपोर्ट्स कम ठीक हो सकते हैं, बट दुनिया भर में रिसेशन का रिस्क है, तो आपके एक्सपोर्ट्स वर्स होंगे, अच्छे नहीं होंगे। आईटी कंपनियां ऐसी नहीं गिर गई। तो देर इज़ समथिंग गोइंग ऑन। योर करंट अकाउंट डेफिसिट इज़ हाई बिकॉज मोस्ट ऑफ इट इज़ फंडेड थ्रू फॉरेन पोर्टफोलियो फ्लोज। फॉरेनर्स जब भारतीय शेयर बाज़ार में पैसे लगाते हैं तो आपके पास फॉरेन करेंसी आती है, और उस करेंसी से फिर आप अपना जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से उसको मैनेज कर पाते हो। और मोस्टली उसमें तेल है, क्योंकि तेल तो आप जितना, तो बाकी आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। तेल जितना भी आप अपने देश में बना रहे हो वो अलग बात है। तो जब आपको इंपोर्ट करना पड़ रहा है और आप उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो नेट आपको पैसों की ज़रूरत है। तो यू डू नॉट हैव इनफ डॉलर्स टू बाई योर ऑयल, टू बाई योर इम्पोर्ट्स, एंड इट विल लास्ट फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। और इस एनवायरनमेंट में अगर ग्लोबल रिसेशन हुआ तो वो जो गैप है करंट अकाउंट डेफिसिट का, वो बढ़ने ही वाला है। मीन्स योर करेंसी इज़ गोइंग टू बी अंडर रिस्क, और डॉलर मार्केट में बेच के करेंसी को रोकना अक्लमंदी का काम नहीं होगा, जबकि दूसरे करेंसीज वीक होते रहेंगे। तो ये सब फैक्टर्स, ये सब रिस्क हैं। ज़रूर every risk can go away and can get taken care of, but that is not the situation today. आज मैं कैसे सोच लूँ कि ये रिस्क है ही नहीं, जबकि मुझे दिख रहे हैं, जब मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। इसका कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं है। जब काउंटर आर्ग्यूमेंट बन जाएगा, आप ज़रूर रुख बदल लो, तेज़ी में आ जाओ। पर जब आर्ग्यूमेंट ही नहीं है तो इसके काउंटर 2 इफेक्ट्स हैं। एक, आपका करेंसी वीक होने वाला है, और जब वीक होगा भारत बाज़ार में पैसा कमाएगा, आपके बॉन्ड्स में पैसा कमाएगा, और आपके बॉन्ड यील्ड्स बढ़ते रहेंगे। तो विच मीन्स इंटरेस्ट रेट्स इन इंडिया आर गोइंग टू गो हायर। आप ब्रेकआउट का वेट कर लो। 10 ईयर जीसेक जो है एक साल से 7.1 और 7.45 के बीच में घूम रहा है। इस रेंज के अगर बाहर ऊपर की तरफ निकल गया तो आप सोच लो 9.5% की तरफ जा रहा है। ये बहुत बड़ा रिस्क है जो कि मार्केट इज़ नॉट प्राइसिंग इन। तो आई थिंक ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स आर टाइटनिंग पॉलिसी। मतलब आई थिंक क्या है, ये तो वही खुद ही बोल रहे हैं। मैं कोई नहीं बोलने वाला, खुद बोल रहे हैं, ऑफिशियली बोल रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं, हर मीटिंग में चिल्ला के बोल रहे हैं। आपके बस कान बंद है, बस इतनी सी बात है। और अगर आप ये बात को इग्नोर कर रहे हो तो इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आपके पोर्टफोलियो पे आएगा, चाहे आपने सबसे अच्छी कंपनी खरीदी हो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वैल्यूएशन का जो मॉडल है, कोई भी फंडामेंटल एनालिस्ट से पूछ लो, बता देगा वैल्यूएशन का मॉडल में इंटरेस्ट रेट्स आता ही है। आप इंटरेस्ट रेट को बिना डाले वैल्यूएशन नहीं कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर इंटरेस्ट रेट की जो दर है वो बढ़ती जाएगी तो आपके जो वैल्यूएशंस है, इवन इफ अर्निंग्स रिमेन कांस्टेंट, नीचे आ जाएंगे, क्योंकि बाज़ार को उस चीज़ को करेक्ट करना पड़ेगा। ये चीज़ यूएस में पिछले साल हुई। जैसे उन्होंने इंटरेस्ट रेट के दर बढ़ाना शुरू किए, यूएस बाज़ार में सेल ऑफ आया। अर्निंग्स इतनी अभी तक नहीं गिरी हैं, तो अगले साल का स्टोरी है कि अगर वो बढ़ा के रखेंगे इंटरेस्ट रेट तो शायद अर्निंग्स पे अब इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। ये इस साल की आने वाली स्टोरी है। पिछले साल की स्टोरी ये थी कि पहले वैल्यूएशन तो कम करो। ये चीज़ भारत में नहीं हुई है, और ये चीज़ भारत में हो सकती है। जैसे बाजार समझेगा कि इंटरेस्ट रेट के दर भारत में बढ़ ही नहीं रहे हैं, बट ऊपर की तरफ ही रहने वाले हैं, और बढ़ चुके हैं, बट वी आर बीइंग इग्नोरेंट। एवरीबडी इज बीइंग इग्नोरेंट। I don't know if it's complacency, because it's ignorance. There's something known as ignorance when you know the obvious. जब आपको मालूम है कुछ हो रहा है और होने वाला है। कॉम्प्लेसेंसी तो ये हमें शायद पता नहीं है, या हम शायद ग्रीडी हो गए, हम वही आइसक्रीम खाए जा रहे हैं
फिर गले में लग जाता है, दैट इज़ कॉम्प्लेसेंसी। ये तो हमें पता है, गले में पहले से ही दर्द हो रहा था, फिर भी हमें आइसक्रीम खाना है, दैट इज़ इग्नोरेंस। सो this is what the real situation is. I've tried to highlight it in many different ways. Whether I'm right or not, the risk right now is very, very elevated that Indian markets go down a lot, not a little amount, but a lot. And individual stocks derating can cost you a lot in terms of portfolio terms. This is my personal opinion, which is why it's already publicly stated on my blog, on Twitter, that I am 100% cash. Nobody needs to do what I'm doing. You need to see your own risk profile and how you manage. I'm a high risk, high reward type of investor. I believe in going both ways, long, short, getting in, getting out. If I see a 10-year bull market, I would like to stay invested and ride it. That's a lesson of the 2003-2008 bull run. But if I see a big drawdown, like you saw from 2000 to 2001 in the post Y2K environment, उस तरह का मैं अभी देख रहा हूँ 2022 to 23, 24 के पीरियड में भारत के बाजार में. That type of thing is the risk. After that, things will be brilliant. If you think you can manage that risk, you think that it's an X drawdown which you can manage and digest, you go your way. I have gone mine. If I see risk which I can't quantify, I know there's a huge downside risk. I can't quantify it's going to be 50%, 30%, 90%. And if I can't quantify and even 90% is on the table, I might as well manage the risk than try to say that, it might be less because of these reasons, because the government, is going into elections after 2 years, so they will blow up this year's budget and ruin the country. Those are the type of very sad arguments that I'm hearing to stay bullish, that they're going to spend like anything and the whole world is falling apart. And Nirmala Sitharaman, our finance minister, is taking a victory lap for managing the finances so well. But now going into 2023, she's going to blow up the entire budget and ruin the finances and leave her position. Really? You think she's crazy? I think anybody who thinks that she's going to do something like that, anybody who has visions of grandeur around budget 2023 needs to seriously rethink that this government has been extremely diligent about their finances. In fact, you just think about the last 20 years. We have always talked about fiscal deficit, and doing so we reduced our debt to GDP ratio at the government level. I'm not even saying private sector, from 90% in 2001 to 65% in 2020, before the pandemic. That's how much we reduced it, which is why we had the room to go back to 80-90% that some people are saying we are at today, because we did spend some amount on the pandemic, but just not so much that it creates hyperinflation. So you should understand that India has been very, very diligent in terms of government finances, as much as is not said so in the public media. But that doesn't mean you will not get bull and bear markets. That is what my point is. It's not about that this thing is good, so this will never happen. It happens, and that is why you need to study markets far more deeply across factors. I don't believe in only looking at charts, but see, does the charts match the macro? Does it match the business cycle of individual companies? Are there excesses? Sure, there are many companies that have de-risked. I like metals in 2020. They've all reduced their debt. But does that mean I buy them today when the commodity cycle is weakening and the dollar is getting strong? So everything has its moment. Okay. So, and if you have made money, that's another angle to it. If you have made money, if you caught the 2020 bottom and you made money till 2022, even if you got in late at 10,000 and you came to 18,000, you don't want to protect that capital? I think I do, which is why I've taken the actions that I have. And people who think, oh, now you're going to miss it to 25,000, like अगर 25,000 जाएगा मैं बीच में चढ़ नहीं सकता. चढ़ हम सब सकते हैं कभी भी, बटन दबाना बहुत देर नहीं लगता है, ऐसे ही दबाना है. ओके, बट दबाने के पहले सोच विचार नहीं करना. इट्स लाइक जंपिंग इन द पैन विदाउट नोइंग. इट्स एन ओल्ड सेइंग. चलो मुहावरों को मैं छोड़ देता हूँ. तो समझ लो, अक्लमंद को इशारा काफ़ी है. इशारे मैंने बहुत दे दिए. इस वीडियो को आप शेयर करिए दोस्तों के साथ, सबके साथ, और सबको बताइए कि दिस इज़ द रियल सिचुएशन, दिस इज़ इट. एंड फॉर दोज हु कैन ट्रेड बोथ वेज, दिस इज़ द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज द सेंट्रल बैंक्स आर ऑफरिंग इट टू यू ऑन अ सिल्वर प्लैटर. दे आर टेलिंग यू वी आर गोइंग टू डू दिस. इट्स जस्ट यू हु इज़ नॉट बिलीविंग इट. And if you know what they're going to do, and you can quantify what it means for the economy and for the stock market, you know what to do, which way to go, and there's a huge opportunity and a killing to be made.
It's the most obvious simple trade, just like 2007's housing bubble was. You don't think that was an obvious trade? For people who are paying attention, if you were really paying attention, we are sitting in India or not, I was not, I'm telling you, but I had questions because in 2006 they raised rates and the subprime crisis was already in the media. It was already known. 2007 I went on a holiday to the US, May of 2007. I asked my brother, is this a problem that you're facing in terms of the housing bubble in the US? And he said that no, it's not such a big deal. People are dealing with it, and some people have left houses. There are some houses here empty, but nobody thinks it's a big deal. Nobody really thought that the US housing bubble, even after subprime housing going under and people not paying their EMIs, was still a big problem. Even 1 year after the US market peaked and Bear Stearns was bailed out, people still thought probably the worst is over. Bear Stearns has been bailed out. What happened next was Lehman. And then they let it go and then they bailed it out. Then that should have been over. So things don't just end like that. There's an entire business cycle to things. And there are a whole series of events that happen through a business cycle. And I think we are not even halfway through this, it looks like. In the US, we may be halfway through it. India is just getting started. So prepare and be aware. Whatever I'm saying, verify. Don't just go by what somebody says on YouTube. But this is the truth as I see it, and I'm taking the actions that I need to. Thank you.